हेलो एवरीवन। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं शेखर एक जीवनी आगे का ये उपन्यास है और ये आपको यूजीसी नेट की जो हिंदी उपन्यास है उसमें ये आपको लगा हुआ है यूनिट 6 में। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसके ऊपर हमने 9 लेक्चर कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर है, अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अगर शेखर ने मौत नहीं मांगी तो इसलिए कि उसकी दशा पहले ही मौत से बुरी थी। ठीक है, वह मौत मांगने लायक भी जीता नहीं था। प्रेम की और त्याग की विरोधावली बहुतों ने गाई है, घृणा और वासना की प्रशंसा किसी ने नहीं। लेकिन शेखर के जीवन में उन लेकिन शेखर के जीवन को उन दिनों इन्हीं दो शक्तियों ने संभव बनाया। घृणा ने ही उसे इतनी शक्तियां दी कि वह सब कुछ खोकर भी संसार को ललकारे, और वासना ने उसे जगाया कि वह चोट का सामना करे और जो उसकी हृदय को लगी है। शेखर पिता, माता, सरस्वती, शारदा और अंत में स्वयं अपने को खो चुका था। इतना अपंग होकर वह इस लायक नहीं रहा था कि कुछ सोच भी सके। लेकिन धीरे धीरे इन दो विश्वों के प्रताप में उसमें जान आने लगी। स्वस्थ आदमी को शराब पागल कर देती है, लेकिन बेहोश आदमी को सुस्त करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। कविता और संगीत शेखर के लिए निरर्थक हो गए थे। अपने अत्यंत प्रिय रिकॉर्ड सुनकर उसे तनिक भी सुख नहीं हुआ, पर क्रोध में उन्हीं रिकॉर्ड को पटक कर और तोड़कर उसे कुछ थोड़ी सी शांति मिल गई थी। यहाँ निष्प्राण सा अपने कमरे में या बाहर या कहीं भी, सब स्थान उसके लिए एक से थे। बैठा रहता और बस बैठा रहता। कोई उसे पूछता तो वह सुनता ही नहीं था। लेकिन कभी कभी उसके पास कहीं कोई और बातें कर रही हो तो वे उसे सुन जाती थी। माता पिता बैठे कुछ बात कर रहे थे। शेखर अलग बैठा था। एकाएक उसे ध्यान आया कि उसने उनकी बात भी सुन ली, समझ भी ली है। शेखर के पिता तभी दौरे से आए और माँ उनकी लाई हुई वस्तुओं की आलोचना कर रही थी। मधुरा की एक महीन धोती की बात करते हुए पिता ने कहा, मैं सरस्वती के लिए लाया हूँ। तुम कहती थी ना कि एक उसे भेजनी है। माँ बोली, वह उसे क्यों भेजनी है ऐसी सुंदर धोती? उसे तो रस्म पूरी करने के लिए भेजनी है। मामूली धोती से काम चल जाएगा। वहाँ मैं आप ना पहनूंगी। कई दिन तक शेखर इस ताक में रहा कि किसी तरह वह साड़ी उसके हाथ लगे तो वह उसे जला डाले या फाड़ डाले। माँ पहन न पाए, पर वह न जाने से वक्स में धर दी गई। फिर बक्से में धर दी गई, फिर कहीं नहीं मिली। न माँ ने कहीं कहीं कभी पहनी और शेखर ताक में ही रह गया। शेखर वैसे ही बैठा था और गीत गोविंद के दो पद धीरे धीरे गुनगुना रहा था, इतना अनमनीय कि वह स्वयं भी नहीं जानता था। ललित ललित लवंगलता परिशीलन कोमल मलय समीर मधुकर नीकर नीकर कर किंबत कोकिल कुजित कुंजर कुटीर। ठीक है, ये शब्द गुनगुना रहा था शेखर। उसने कई बार पिता को ये पद गाते सुना था। इनका अर्थ वह नहीं जानता था, पर इनके शब्द में कुछ ऐसा माधुर्य था कि उसे पहली बार सुनने पर भी याद हो गया और वह बहुधा उन्हें दोहराया करता था। तभी पिता आए और शेखर को गाते सुनकर बोले, यह तुमने कहाँ से पढ़ा? मुझे याद है, और भी कोई याद है? हाँ, कौन सा? धीरे धीर समीर यमुना तीरे तीरे बसती बने बनमाली गोपी। पिता ने टोक कर क्रुद्ध स्वर में पूछा,
तुमने गीत गोविंद पढ़ा है? नहीं। फिर ये कहाँ से सीखा? आप गाया करते हैं, मैंने सुनकर याद कर लिए। बहुत दिनों से पिता ने शेखर को पीटा नहीं था। वे शायद उसे वयस्क समझने लग गए थे, लेकिन उस समय उन्हें एक ऐसा क्रोध आया कि उन्होंने 3-4 तमाचे उसके लगा दिए। पता नहीं हो क्या गया है, सब लड़कों को गंदी गंदी बातें ही सीखते हैं। शेखर ने मन ही मन निश्चय किया कि कैसे भी हो गीत गोविंद अवश्य पढ़ना है होगा। खोद खाद कर उसने अपने उसने पिता की संस्कृत पुस्तकों में से गीत गोविंद निकाल लिया और सटीक पहले तो वह सारी पुस्तक पढ़ गया था। वह उसे इतनी मधुर लगी कि अधिकांश उसे कंठस्थ भी हो गई थी। फिर उसे यह जानने की चिंता हुई कि पिता क्यों क्रुद्ध हुए थे। तब वह टीका पढ़कर पुस्तक समझने की चेष्टा करने लगा। टीका संस्कृत में थी, पर कुछ टीका और कुछ अटकल से वह अर्थ करता हुआ बढ़ने लगा। वह समझा और नहीं समझा। उसमें एक उद्वेग, एक जुगुप्सा बनने लगी और उसे नहीं समझ आया कि क्यों। पढ़कर उसे ग्लानि होती, ग्लानि में वह और पढ़ता। कृष्ण से उसे घृणा होती, घृणा से वह अपने को कृष्ण के स्थान में रखता और अनवरत उसकी आत्मा अपने आप से ही पूछती जाती, क्यों क्यों क्यों। उसकी आंखों के आगे असंख्य चित्र नाचने लगे, असंख्य भूली हुई बातें, संकेत, प्रकाश और अंधकार के छोटे छोटे पुंज। पिता, माँ, रसोइया, नौकरानी, अति, काश्मीरीन, आया, जिनिया। फिर अमृतसर में कन्हैया के कटरे का एक दृश्य। वह परीक्षा देकर लौट रहा था। रास्ते में अमृतसर देखने के लिए उतरा। साथ लाहौर से भेजा हुआ एक व्यक्ति था, जिसे अमृतसर दिखाने का काम सुपुर्द किया गया था। स्वर्ण मंदिर, जलियांवाला इत्यादि स्थान देख देख चुकने के बाद साथी ने कहा था, अब एक नई चीज देखे, और शेखर को साथ लिए उस कटरे में घुस आया था। शाम का वक्त था। कटरे में निचली मंजिलों में कुछ दुकानें खुली थी। बजाजों की, हलवाइयों की, पकौड़ी वालों की, और जहां तक गजरे वाले बैठे चिल्ला रहे थे। पर बाजार की शोभा भी थी ऊपर की मंजिले पर। वहां प्रकाश की अनभ्यस्त और भोली आंखों को लगा कि इतना विपुल सौंदर्य उसने कभी नहीं देखा। एकाएक वह एक जगह ठिठक गया। फिर से एक अत्यंत मुस्कुराता हुआ मुख उसकी ओर देख रहा था। शायद देखता रहा, स्थिर, अपलक, स्तब्ध, विस्मय में डूबा हुआ देख रहा था। इतना सौंदर्य उसकी भोली आंखों ने भी देखा कि आंखों के आसपास नीले से वृत्त बने हुए थे। लेकिन उसके मन ने कहा कि वह शायद काजल के आधिक्य से है। और फिर वह आलोचना करना संभव कब का था। उसके लिए वह स्वच्छ, आनंदित, विस्मय, इतना सौंदर्य। लेकिन उसके साथी ने उसकी ओर देखा, एक कर्कश भद्दी हंसी हंसकर उसे खींचते हुए कहा, ये माली बच्चे बूढ़े का भी ख्याल नहीं करती। और अभी से कर चलता हुआ इस वाक्य का अभिप्राय सोच ही रहा था कि साथी ने फिर कहा, जिम्मेदारी है नहीं तो। और चुप हो गया। फिर पिता के संग्रह से चोरी से देखा हुआ छिन्नमस्ता का एक चित्र, जिसके अधोभाग को एक कागज की पत्ती लगाकर पिता ने ढंका हुआ था, शेखर ने उखाड़ कर देखा था। शेखर मानो कांपने लगा। उसका जी निचला सा उठा। उसे लगा कि असंख्य बिच्छू उसे काट रहे हैं, लेकिन उनके दंश में विष नहीं, मधु है। इतना मीठा था कि वह दंश। अति की आयु कोई 20 वर्ष थी। अति की आयु कितनी थी? 20 वर्ष। ये भी आपने ध्यान में रखना है। अपने देश और जात की स्त्रियों की तरह वह एक वासना रहती थी। एक रंग बिरंगी चार खानी धोती से वह सारा शरीर ढंके रहती थी। फिर उनका खुला रहता था और बहुधा एक कंधा भी उघड़ा रहता था। उसका बदन साधारण था,
ना लंबा, ना नाटा, ना दुबला, ना बहुत भरा भरा हुआ, लेकिन वह खूब स्वस्थ थी और उसके शरीर में रक्त खूब था। उसके बाल कुछ मोटे और खूब घने काले थे। माथा बहुत छोटा, भौहें भी छोटी, पर काली, नाक की भी छोटी, पर एक कुछ उठी हुई सी और ठोड़ी पीछे हटती हुई सी थी। यूं कहा जा सकता था कि उसके चेहरे में कुछ बड़ा था तो उसकी आंखें ही, बाकी सब कुछ छोटा था। वह सुंदर नहीं कही जा सकती थी, लेकिन उसमें एक चंचल आकर्षण था जो दृश्य होते हुए ही उसकी गुंजाइश ही नहीं रहने देता था कि कोई उसकी सुंदरता या असुंदर की विवेचना करने की ओर जाए। वह सदा हंसती रहती थी, हरेक बात में हरेक के साथ हंसी की उसका नियम और साधन था। शेखर के साथ बात करती थी, करती भी वह हंसा करती थी। कभी कभी शेखर को लगता था उस हंसी में कुछ गंभीरता है, कुछ अभिप्राय है। वह समझ नहीं पाता था कि क्या, लेकिन सदा यह विचार आते ही वह अशांत और उद्विग्न हो उठता था। कभी कभी जब वह अति के पास नहीं होता तब अति काम में ऐसे लगी रहती जैसे उसे मालूम ही ना हो कि वह कहाँ है। वह कभी तो देखता रहता और उसे चौंकाने के लिए कोई शब्द करता, लेकिन अति कभी चौंकती नहीं। शब्द सुनकर अपनी धोती ठीक करके उसमें सिमट जाती और मुस्कुराती हुई काम करती जाती। एक दिन वह शेखर के कमरे में बुहारा बुहारी दे रही थी। जब शेखर बाहर से आया, अति की पीठ द्वार की ओर थी और वह झुककर बुहारी दे रही थी, इसलिए उसकी धोती का छोर पीठ पर से फिसलकर गर्दन पर आ चुका था, रुका था और पीठ अधड़ी हुई थी उधड़ी हुई थी। शेखर वहां खड़ा देखने लगा और जानकर भी अति को उसके आने की खबर नहीं हुई, वह धीरे धीरे उसके पास आने लगा। पास आकर वह सोचने लगा कि पास आकर वह सोचने लगा कि कैसे वह उसे चौंकाए, कोई शब्द करे, अति की पीठ गुदगुदाए। गुदगुदाने का निश्चय करके वह आगे झुका ही कि उसने देखा अति दबे होठों से मुस्कुराती जा रही थी। उसे शेखर का वहाँ होना मालूम है। उसे चोट सी पहुंची, उसका बढ़ा हुआ हाथ रुक गया। अति ने झट से सीधा होकर अपनी पीठ और कंधे खूब अच्छी तरह ढक लिए और छोर वाला कंधा शेखर की ओर करके उसके ऊपर अपनी ठोड़ी सटाकर हंसने लगी। और मेरे आने का ऐसे इसे पता है। इस विचार में जहाँ शेखर की चोट पहुंची वहाँ एकाएक बड़ी तीखी उत्तेजना भी मिली। जानकर ही वह वैसे खड़ी थी, शेखर ने बढ़कर उसकी धोती का छोर पकड़ लिया और उसे खींचकर पहले सा ही उधार दे। अति जैसे अपने बचाव के लिए उसकी ओर कुछ कुछ झुक गई। उसका शरीर शेखर के मुंह के बहुत पास आ गया। एकाएक शेखर उसका अंचल छोड़कर पीछे हट गया। दोनों हाथों ने से पकड़े हुए एक छोटे से सिर और नीम के सौरभ की याद उसके आगे नाच गई। शेखर जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया और अपने पीछे किवाड़ अपने धड़ाक से बंद कर दिए। शेखर के घर में कुछ दूर पर दूसरा घर था, जिसके बाहर शेखर में आराम कुर्सी पर प्राय एक 18-19 वर्ष की लड़की लेटी रहती थी। नाम उसका शांति था। शांति नाम की अब पात्राई, कितनी उम्र है इसकी? 18-19 वर्ष की। ठीक है। शेखर ने सुना था कि वह तपेदिक से आक्रांत थी और तभी वैसे पड़ी रहती थी। शेखर ने यह भी सुना था कि वह बहुत दिन जिएगी नहीं, और जब से उसने यह सुना था तब से अक- अक्सर सबकी आंख बचाकर वह अपने घर के एक ओर खड़ा होकर शांति की ओर देखा करता था। कभी उसके मन में दया उत्पन्न होती, कभी सहानुभूति, कभी बहुत
खिन्न होने पर भी वो शांति से ईर्ष्या भी कर लेता कि उसे इस जीवन में से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। शांति कभी आंख उठाकर उसकी ओर देख लेती है तो वह तत्काल वहां से हट जाता है। उसे डर था कि उसे देखता पाकर वह वहां बैठना ना छोड़ दे। एक दिन शांति ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। शेखर सोच ही रहा था कि वहां से हट जाए या तनिक ठहर जाए कि उसने हाथ के इशारे से उसे बुलाया और शायद पुकारा भी। शेखर ने एक बार सशंक नेत्रों से अपने घर की ओर देखा, फिर चला गया। शांति ने अपनी कुर्सी के पास फैली हुई घास की ओर इशारा करते हुए कहा, बैठो। शेखर बैठ गया। बैठकर उसने देखा वह अपने घर से दिख नहीं सकता था। एक कनेर के झाड़ की ओट उसे प्राप्त है। वह कुछ और आराम से बैठ गया। शांति ने कहा, तुम्हारा नाम शेखर है ना? शेखर ने कुछ विस्मय से कहा, वह कहा, कहाँ? मैं तुम्हारे घर की कई बातें यहाँ सुन लेती हूँ। तुम्हारे माँ बहुत जोर से बोलती है। शेखर चुप रहा। थोड़ी देर बाद शांति फिर बोली, तुम क्या देखा करते हो? शेखर झेंप गया। सिर झुकाकर अपने पैरों के नाखून गिनने लगा। शांति ने कुछ कोमल स्वर में बताया, बताओ क्या देखा करते हो? कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं? मैं तुम्हारी तरफ देखती हूँ तो भाग क्यों जाते हो? फिर इसलिए मैं इस कई बार उधर नहीं देखा करती। शेखर चुप रहा। बताओ भी, इतना शर्माती क्यों हो? मेरे पास एक चित्र है, उसमें तुम इतनी मिलती हो, कहकर शेखर चुप रह गए। कौन सा चित्र है? लाता हूँ, कहकर शेखर उठा और घर से चित्र लेता आया। यह देखो। शांति ने चित्र ले लिया और देखते ही बोला, अरे यह तो मेरे पास भी है। सच? कहकर शेखर अपने स्थान पर बैठ गया। चित्र रोजेटी का न बनाया हुआ विस्ता वियस्टिक था। ठीक है, विएटा वियस्ट्रिक था, जिसे प्राय गोल ग्लोरी ऑफ डेथ कहते थे। ये भी आपने ध्यान में रखना, चित्र का नाम। ठीक है। शांति ने कहा, किसी दिन यह ग्लोरी मेरी भी होगी। और एक विषादपूर्ण हंसी हंस दी। शेखर कुछ उदास सा हो गया, फिर बोला, इसे ग्लोरी ऑफ डेथ कहते हैं। वह गलत नाम है, इसलिए नाम है बिएटा बिएट्रिक, यानी बिएस्ट्रिक की समाधि। रोजेट्री की स्त्री एक बार बेहोश हो गई थी, उसी का चित्र उसने बनाया था। रोजेट्टी। शांति ने कहा, अच्छा, मानो कह रही हो तुम बहुत कुछ जानते हो। थोड़ी देर बाद शांति बोली, कुछ बताओ, सुनाओ। मैं बात सुनाओ, मैं यहाँ अकेली पड़ी रहती हूँ, कभी कभी आ जाया करो ना। तुम बातें किया करना, मैं सुनूंगी। मुझ में सुनने की पेशेंस बहुत है। आया करूँगा, लेकिन सुनाऊंगा क्या? कुछ भी, कुछ अपनी बात, नहीं तो कहानी या कोई कविता ही। शेखर चुपचाप सोचने लगा। थोड़ी देर उसे देखते रहकर शांति ने कहा, कुछ ना सूझे तो चुप ही बैठे रहो, थोड़े ही दिन तो है। चौंक कर, क्यों? हाँ और क्या, फिर तो मैं कितनी अकेली होंगी। शेखर इतना उदास हो गया कि चुपचाप वहीं बैठा रहा गया, कुछ बोला नहीं। और कोई आधे घंटे बाद घर लौट आया। शेखर बहुत बार शांति के पास जाने लगा। कभी वह कोई कहानी या कविता की पुस्तक ले जाता और उसे सुनाता, कभी चित्रों की किताबें ले जाता, या कभी चुप ही बैठा रहता। उसे लगता वह शांति का रक्षक है, कि शांति का शरीर नहीं है, इस एक शिशु आत्मा, और वह उसका फरिश्ता। कभी शांति उसकी बात सुनते सुनते कुर्सी की पीठ पर से सिर टेक कर आंखें बंद कर लेती है। तब वह रुककर कुछ देर उसके श्वेत मुख की ओर देखता रहता है, फिर चिंतित स्वर में से पढ़ने लगता है, मानो उसके पढ़ते रहने से शांति के प्राण भी सुनते रहने के लिए अटके रहेंगे। उसके पढ़ता पढ़ना छोड़ते ही वह उड़ जाएगी। एक दिन शांति ने कहा, लाओ आज मैं कुछ सुनाऊं, तुम सुनो। शेखर उस समय अंग्रेजी कविताओं का एक संग्रह लिए था। वह उसने शांति की ओर बढ़ा दिया। शांति कुछ देर पन्ने
उल्टी रही, फिर बोली, हाँ, यह सुनती हूँ मुझे जवानी याद है। उसने किताब बंद करके गोद में रख ली, लेटकर फिर पीछे टेक कर आंखें मूंद मूंद कर फिर धीरे धीरे पाठ पढ़ने लगी। ब्रेक 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 ऑन द क्लोड ग्रेरी ग्रेग सी, एंड आई वुड दैट माई टंग कुड utter the tongues through that arise in me. O will for the fisherman's boy that he sought with his sister at play. Oh, well for the sailor lad that he sang in the boat on the day. क्षण भर रुककर वह आगे चली, एंड द सेटली शिप्स गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल। और फिर रुक गई। शेखर कुछ देर प्रतीक्षा में रहा कि आगे बढ़ेगी, लेकिन वह चुप ही रही। शेखर भी कुछ बोल नहीं सका। शेखर शांति के कंठ की ओर देखने लगा। कितना श्वेत चांदनी की तरह शुभ था, और वह त्वचा मानो पारदर्शी। शेखर को उसमें नाड़ियों की स्पंदन युक्त नीली नीली रेखाएं साफ दिख रही है। सारे संसार की कितनी उपेक्षा है उस स्पंदन में, कितनी लापरवाह अपने ही में, कितनी तन्मयता है। इस समय वह इतनी संपूर्णता उस चित्तर जैसी लग रही थी। प्रत्येक स्पंदन उसे लिए जा रहा है मूर्छा की ओर, समाधि की ओर, या की ग्लोरी ऑफ डेथ, मृत्यु का गौरव। एकाएक शांति ने आंखें खोली, और शेखर को वह खोलना ऐसा चेष्टाहीन लगा मानो अपने आप खुल गई हो। और एक क्षण कोमल स्वर ने कहा, क्या देख रहे हो? वह अनपेक्षित था, लेकिन इतना कोमल था कि शेखर चौंका नहीं। उसने रुके हुए स्वर में कहा, शांति, मैं तुम्हें छू सकता हूँ? शांति ने मानो आंखों से ही अनुमति देते हुए कहा, आओ। शेखर के पास जाकर बड़े आदर से डरते डरते अपना एक साथ हाथ शांति की कोठी के नीचे कंठ पर रख नहीं दिया। उंगलियों में कंठ छुआ भर शांति ने सिर आगे झुकाकर उसकी उंगलियां ठोड़ी से दबा ली, बहुत ही हल्के कोमल कृतज्ञता से दबाव से। शेखर खड़ा रहा। शेखर ने हाथ पर टप से एक बड़ा सा आंसू गिरा, और हाथ के नीचे कंठ एक बार कुछ कांप गया। शेखर एक हाथ पर दबाव नहीं था, पर वह हाथ नहीं छुड़ा सका। थोड़ी देर बाद शांति ने सिर उठाकर फिर पीछे टेक दिया। शेखर ने हाथ उठाया और धीरे धीरे अपने घर की ओर चला गया। उसे लगा कि उसके बाद कुछ नहीं सकता हो ही नहीं सकता। रात को स्वप्न में शेखर ने देखा कि शारदा तपेदिक से आक्रांत होकर मर रही है। वह उसके पास गया और शारदा उसे कह रही है, तुम मुझे भूल गए ना? नहीं तो मैं नहीं मरती। और उसके बड़े बड़े गर्म आंसू टप टप शेखर के हाथ पर झर रहे हैं। शेखर जाकर उठ बैठा। उसने देखा उसका सारा शरीर कांप रहा है, और अंधकार मानो उसे काटने लगा है। उसने जल्दी से उठकर लैंप जलाया और उसे मेज पर रखकर बड़ी बड़ी आंखों से उसकी ओर देखता हुआ बैठ गया। सप्ताह भर वह शांति को देखने नहीं गया। दिन भर उसने कमरे के किवाड़ बंद किए बैठा रहता है। उसने सुना है कि शांति को तेज बुखार हो गया है। उसकी माँ जाकर शांति को देख भी आई और सहानुभूति भी प्रकट कर आई, लेकिन वह कमरे से नहीं निकला। अति अब उसके सामने नहीं आती थी। न वह ही कभी अति का सामना करता था। उसे कुछ कहता था, वह शेखर यह भी देखता था कि कभी सामना हो जाने पर अति एक तिरस्कार या उपहास भरी हंसी लिए रहती थी। उसकी दृष्टि में एक अवज्ञा, एक ताना सा रहता था। इसलिए वह उस दिन अपने कमरे में किवाड़ बंद किए हुए बैठा, इस बात के लिए तैयार नहीं था कि अति वहां आए। अति ने किवाड़ खोलकर भड़बड़ाते हुए भीतर आकर कर्कश और ताने भरे स्वर में कहा, तुम्हारी वह शांति मर गई है। साथ ही बाहर दूर से आई चीखने की आवाजें अति तोड़ी उठाए हुए बाहर निकल गई। यह शेखर की 3-4 मास बाद मालूम होना था कि अति अपने घर चली गई है शादी करने के लिए
कि उसे नौकरों से बेइज्जत करके निकाल दिया गया। शेखर के मन में यह बिल्कुल स्पष्ट था कि यदि वह शारदा से प्रेम करता है तो शारदा के अतिरिक्त किसी भी स्त्री का विचार भी उसे नहीं होना चाहिए। यह भी उसे स्पष्ट दिख रहा था कि ये विचार बराबर उसके मन में आते हैं। तब क्या वह शारदा से प्रेम नहीं करता? इस विचार मात्र से उसका हृदय द्रोह कर उठता है। वह चाह उठता था अपने समुचे व्यक्तित्व से इस विश्वास को पा लेना, अपने में धारण कर लेना ही कि वह शारदा में केवल शारदा से प्रेम करता है, या फिर दूसरों का विचार मन में आने देना पाप नहीं है। तब क्यों वह उत्तेजना और गलानी, क्यों वे अस्पष्ट मांगे और उन्हें उत्पन्न जुगुप्सा, क्यों उसी के मन में यह भाव रहता था कि वह पाप कर रहा है, पर शांति का जो आकर्षण था वह पापमय था। क्या उसके पास अंत समय में न जाना ही पाप नहीं हुआ? उसने शांति को पूछा, उसने शांति को छुआ, छूने की अभिलाषा प्रकट की। क्या वह शारदा के प्रति विश्वासघात था? यह शारदा की आड़ लेकर उसके पास न जाना ही शारदा के प्रति अन्याय था। उस क्यों वह स्वप्न? शेखर का मन रुक गया और उस इससे आगे उसने कुछ पूछा नहीं, लेकिन स्वयं शेखर को स्पष्ट जान पड़ रहा था कि उसके मन की गति बंद हुई है और वह एक बड़े भारी प्रश्न के छोर पर है, जिसे वह पकड़ने की चेष्टा में व्यक्तिगत से वह एक बहुत बड़ा कदम बढ़ाकर व्यापक में जाना चाहता है। पर स्थिति है क्या चीज? शेखर फिर सदा की भांति पुस्तकों की शरण गया। उसने एक किताब देखी हुई थी, वट ऑल मैरिड पीपल शुड नाउ। यही किताब उसने निकाली और घर से बाहर जाकर एकांत स्थल में बैठ पढ़ने लगा। वह जानता था कि यह पुस्तक उसके लिए नहीं है, लेकिन अनुभव से उसने यह भी सीख लिया था कि जो बातें वह जानना चाहता था वह उन्हीं पुस्तकों में है जो उसके लिए नहीं है। ज्ञान में ना सुख है ना जुगुप्सा। लेकिन पढ़ते हुए शेखर को एक जुगुप्समय सुख और एक सुखमय जुगुप्सा का अनुभव हो रहा था। वह कारण दोनों का नहीं जानता था, लेकिन एक विचित्र कंपी, एक रोमांच सा उसके कंधों से लेकर भुजाओं और पीठ को कांपता हुआ पैरों तक चला जाता था, और उसके अवयव में जहाँ जहाँ वो एक विवश अनियंत्रित स्पंदन या फड़कपन उठ रही थी। वह जो कुछ पढ़ रहा था सब ठीक ठीक नहीं समझ रहा था, लेकिन काफी कुछ समझता जा रहा था और अधिकाधिक व्यग्रता से पढ़ता जा रहा था। एक एक अध्याय निर्वाचन वर में क्या गुण देखने चाहिए, कन्या में क्या गुण देखने चाहिए, दोष जिनसे बचना चाहिए, वर्ण कोर्टशिप, विवाह, संयम, और तब गर्भाधान। तब बिजली की कौंध से एक क्षण में शेखर के हाथ में किताब छूट गई, धरती उसके पैरों के नीचे से खिसक गई, आंखों के आगे अंधकार छा गया, दुनिया शेखर के आगे खुल गई। वह सब कुछ समझ गया, जो अस्पष्ट संकेत उसने देखे थे, जो पुकारें सुनी थी, जो उत्तेजनाएं पाई थी, जो दंश सहे थे, सब सुलझ गए। माँ का छाती पीटना, पिता का क्रोध, नाचती हुई जिनिया की नंगी टांगे, अमृतसर की वेश्या, रसोइयों का व्यंग्य, अति की नंगी पीठ, गीत गोविंद के पद, आठ मासा बच्चा आठ मासा बच्चा, छिन्नमस्ता के नीचे पुरुष और प्रकृति का चित्र, कविता का सुख और हाँ, सरस्वती की लज्जा, शांति के आंसू, सरस्वती का मौन, शशि का आग्रह, शारदा का कंपन, सब एक ही सूत्र में गूंथ गए, स्पष्ट हो गए, समझ आ गए। इन सब की गति एक ही ओर है, एक ही घृणित पाप कर्म की ओर, जिससे उसके माता पिता ने किया, शारदा के माता पिता ने किया। सृष्टि के आरंभ में प्रत्येक माता पिता करते आते हैं। यही है प्यार, यही जिसके लिए वह शारदा को चाहता था।
वह अकथ्य घृणित अचिंत्य चिंतनीय भ्रष्टाचार, अच्छा है तुम मर जाओ, अच्छा है शारदा मर जाए, अच्छा है सारा संसार मर जाए यदि यही होना है तो। यह है ज्ञान, यह है सत्य, वास्तव यह है यथार्थता, यह है ज्ञान। इसके आगे अंधकार का एक पर्दा है, इस पर्दे के पीछे नीचे एक गति है, हलचल है, संघर्ष है, लेकिन वह व्यक्ति का इतना अभिन्नतम अंग है कि उसे कहना, उसे सोचना भी घोर अश्लीलता है। उस पर्दे के नीचे ही नीचे भाट भाट भी उतर गया जिस दिन शेखर ने कॉलेज जाने की तैयारी में पुस्तक देते हुए रोमा रोला का यह वाक्य पढ़ा कि सत्य उनके लिए है जिनमें उसे सह लेनी सकती है। उस दिन उसने सिर उठाकर देखा कि वह समुद्र पार कर आया है, कि वह संपूर्ण है, मुक्त है और पुरुष है। तो जो ऊपर स्टार वाले वाक्य के ऊपर आगे दिए गए थे उनके ये अर्थ है, ओ प्रिय चरवाहे काश कि मेरी बाहें तुझे बांधे होती और मेरे तप ओठ तेरे होठों से सिल मिले हुए होते, सफल चुंबनों की तीखी बौछार में जैसे सिमाई सिमाई के सरोवर पर शरीर की घनी वृष्टि। तो इनको आपने रीड कर लेना है, ठीक है, ये खास नहीं है ये। अब नेक्स्ट इसका भाग है चतुर्थ खंड हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ से, पुरुष और परिस्थिति, ठीक है। एकांत शेखर के लिए कोई नई बात नहीं थी। जब से उसे होश हुआ तब से वह प्रत्येक बात में अकेला ही रहने की अभ्यस्त था, और यह भी कहा जा सकता है कि तब से वह अपने पर निर्भर करता आया था। लेकिन मद्रास जैसे बड़े शहर में आकर उसे एकाएक लगा वह बहुत अकेला है। उसकी आयु तब कुछ कुछ 15 वर्ष की थी, और इन 15 वर्षों में वह कभी घर की छाया से बाहर ही नहीं निकला था। व्यक्ति का जो भीतरी भीतरी हिस्सा था, जो आत्मा का क्षेत्र है, उसमें वह सदा अकेला रहा रहा था। उसमें उसने किसी को नहीं आने दिया था, या कम से कम उसमें कोई आया नहीं था, और किसी पर निर्भर करने की आवश्यकता उसकी आत्मा ने इसलिए नहीं जानी थी। लेकिन दूसरी ओर उसे कभी चिंता नहीं थी कि वह खाएगा क्या, पहनेगा क्या, खर्च क्या करेगा और बचाएगा क्या। उसे ऐसी छोटी बातों पर चिंता करने का अवसर ही नहीं हुआ था। अपना काम चलाने की नौबत ही नहीं आई थी, और कभी उसके पास थोड़े ही भी पैसे नहीं हुए थे कि वह उनके खर्च पर किसी तरह का नियंत्रण करना जानता। उसे पैसे केवल 2 बार मिले थे। एक बार एक अठन्नी जिसे उसने खुशी खुशी 10 पैसे की एक मोटी सीटी ले सेटी ले लिए डाला था। दूसरी बार जब उसके बड़े भाई ईश्वर ने सिगार पीने के लिए पैसे चुराए थे और चोरी पकड़ जाने पर कुछ देर के लिए उसके पास जमा कर दिए थे। मैट्रिक की परीक्षा के लिए वह लाहौर गया अवश्य, लेकिन वहाँ मास्टर साथ आया था। फिर वहाँ पर मौसी विद्यावती के कारण यह जान ही नहीं पाया कि वह घर से बाहर है। विद्यावती उसकी सगी मौसी नहीं थी, लेकिन किसी ने कब उसमें सगेपन की कमी का अनुभव किया था। उसमें वह क्षमता थी कि सभी उसे अपना सगा जानते थे। फिर माँ से अधिक शशि ने भी वहाँ रहना शेखर के लिए सुख कर बना रखा था। वह शशि जो उससे छोटी थी और नहीं थी, जो उसके साथ कभी खेलती नहीं थी पर उसकी सखी बनती जा रही थी। रिक्शा में बैठकर कॉलेज की ओर बढ़ता हुआ शेखर यही सब सोच रहा था, और उसका अंतस्थल घबराहट में भर रहा था। कैसा होगा कॉलेज, कैसा होगा बोर्डिंग, कैसे लड़के, नौकर, रसोइया, खाने का ढंग, कमरे, रहने का कमरा। और उस दिन मौसम भी उसकी सहायता नहीं कर रहा था, वह भी मलिन था। जून का महीना था, आकाश में खूब बादल छाए थे, न बारिश थी न हवा। गर्मी बड़ी सख्त थी, और शेखर पहाड़ पर से आ रहा था। कॉलेज में नाम लिखाकर फीस चुकाकर हॉस्टल में अपने कमरे में
सामान रखकर शेखर बिस्तर बिना खोले ही उसे चारपाई पर डालकर धूप से उस पर बैठ गया और छुटकारे की लंबी सांस लेते हुए बोला, हप। तभी दूसरी ओर से आवाज आई, रामा, एक और नया जानवर आ गया है। शेखर ने नहीं समझा कि इशारा उसी की ओर है। फिर भी उसने 2-3 जनों के आने की आहट सुनी और जैसे प्रतीक्षा में रहा। 3 लड़के उसके कमरे में आए। शेखर कुछ सशंक सा उनकी ओर देख ही रहा था कि प्रश्नों की बौछार हुई। आप कहाँ से आए? कौन से स्कूल से पास किया है? क्लास कौन सा है? आपका नाम? शेखर ने से ये प्रश्न एक एक करके पूछे गए होते तब भी वह उत्तर ना देता, क्योंकि एक तो वह उसे उनका लहजा अच्छा नहीं लगा। दूसरे, इस प्रकार के प्रश्नों से वह कुछ संकुचता भी था। तो वह कुछ नहीं बोला, उनकी ओर देखता रहा। आप बोलना नहीं जानते क्या? अर्जी अजी फर्स्ट ईयर्स में होंगे तभी तो नवाब तो नहीं है तो आदमी ही आखिर है वह। भाई खूब पहचाना आदमी। तब तो तुम्हें भी आदमी ही कहना पड़ेगा, क्यों ना? शेखर ने कहा, मैं थका हूँ, मुझे आराम करने दीजिए। आपके प्रश्नों का उत्तर कल मिल ही जाएगा। अच्छा, यूं है बात। चलो भाई, इन्हें आराम करने दो, थके हैं। हमारे प्रश्नों का उत्तर कल मिल ही जाएगा। तो हम क्या आपकी टांग पकड़े हैं? कीजिए आराम, भला यहाँ भी कोई शराफत है? अरे भाई, नाम ही तो पूछा है, कोई खा तो नहीं जाएंगे? शेखर ने क्रुद्ध होकर कहा, निकल जाइए आप सब मेरे कमरे से। एक ने कहा, अफो अफो, लेकिन उसकी मुख मुद्रा की ओर देखकर तीनों बाहर चले गए। जो आलोचनाएं उनके मुंह पर आई वे बाहर जाकर ही प्रकट हो सकी। शेखर उनको न सुनने की चेष्टा करते हुए दीवार की ओर मुंह करके लेट गया, पर उनकी अनसुनी न हो सकी। शेखर का मन बहुत उदास हो गया। वह अनजाने में इस स्वागत की तुलना उस स्वागत से करने लगा उसे जो लाहौर से प्राप्त हुआ था। शशि की बड़ी बड़ी भोली 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 आंखें, उसका वह एक हाथ में दिया था में दोनों हाथ आधे जोड़कर प्रणाम करना, उसकी वह सागर अवज्ञा, और कई बातें उसे लगने लगा जैसे माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया है, उसको निर्वासित किया है, क्योंकि वह उनके निकट अपराधी था, क्योंकि वह सदा से अवज्ञाशील था, क्योंकि वह अपनी माँ से इसलिए घृणा करता है कि वह उसका विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि पिता पर उसका स्नेह इसलिए टूट गया था कि वह पिता नहीं, क्या है, उसकी आस्था रही किस पर थी? किसी पर भी तो नहीं। और जिनको वह मान सकता था, जिनका वह आदर कर सकता था, वह सब उसके सामने कितने घोर अपराधी हो गए थे उस समय, जबकि उसने वह पुस्तक पढ़कर जाना था कि संतान की उत्पत्ति कैसे होती है। जिस जघन्य पाप कर्म से उसके माता पिता भाई बहन, वह भी शशि और शारदा भी सब उसी पाप कर्म के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। वह गलत है, घृणित है, पापमय है। पर तब ईश्वर ने स्त्रियां बनी क्यों है? क्यों? शेखर को लगा कि स्त्रियां जब है तब उन्हें स्वीकार करना ही होगा, लेकिन क्यों है? लेकिन और उसे याद आता, यद्यपि स्त्रियों के होने के कारण उसे इतना कष्ट हुआ है, फिर भी यदि स्त्रियां न होती तो शायद वह भी वह जी नहीं सकता। क्या यह आवश्यक है कि स्त्रियों को एक ही दृष्टि से देखा जाए, एक ही प्रश्न उनसे पूछा जाए? उसने कहीं पढ़ा था कि डाकू जब किसी नए आदमी से मिलते हैं तब यही सोचते हैं कि यह हमारा मित्र है या शत्रु, हमारे पाप कर्म से सम्मिलित होगा या उसमें विघन डालेंगे। क्या यह जरूरी है कि स्त्रियों की ओर उसी डाकू वृत्ति से देखा जाए, समझा जाए कि यह तो वे एक पाप कर्म विशेष से पुरुषों की संगिनी और या पुरुषों की शत्रु है, भयंकर है? पुरुष क्या स्त्रियों के संसार में स्त्रियों के बिना नहीं जी सकता? वह कुछ अकेला है इतने बड़े मद्रास शहर में, इतनी भीड़ भड़ाके में वह पहली बार बिल्कुल अकेला धंस आया है। यहाँ सब और विरोध, उपेक्षा ही है।
वहाँ पुरुष है, यहाँ पुरुष है जो विरोधी, और वह चाहता है, पता नहीं क्या चाहता है। यह तो नहीं चाहता कि कोई स्त्री वहाँ उपस्थित हो, लेकिन चाहता है पता नहीं क्या। वह चिंतित सी तंद्रा में ऊँघने लगा। किसी खटखड़ाहट का शब्द सुनकर वह चौंक कर उठ बैठा। द्वार पर एक युवक खड़ा था और भीतर आने की अनुभूति पाने की प्रतीक्षा में था। उसके चेहरे पर एक विनयपूर्ण मुस्कुराहट थी। शेखर ने कहा, आइए, और इधर देखने लगा। उसे बैठने के लिए कौन सा स्थान इंगित करे। उसने पास आकर शेखर के ट्रंक पर बैठते हुए कहा, चिंता नहीं है, मैं मजे में हूँ। आपका नाम C.H. पंडित है? शेखर ने कुछ विस्मय से कहा, हाँ, और कुछ कौतूहल से युवक का अवलोकन करने लगा। युवक का चेहरा सुंदर था, आंखें सुडौल और स्वच्छ, नीली प्रायः हंसती हुई नाक, सीधी और छोटी, ओठ पतले लंबे और चंचल, सिर पर लंबे लंबे घुंघराले बाल थे जिन्हें उसने ढंग से काट रखा था। दाढ़ी मूछ उसके पास नहीं थी, अभी फूट भी नहीं रही थी। कद और गठन से भी 14-15 वर्ष से अधिक नहीं जान पड़ता था। शेखर कुछ पूछने ही को था कि युवक ने कहा, मेरा नाम है कुमार। कुमार नाम का एक और पात्र आया। आपके नाम में CH से क्या अभिप्राय है? CH चंद्रशेखर। चंद्रशेखर किसका नाम? शेखर। अच्छा, मेरे बड़े भाई का भी नाम यही है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं अभी फर्स्ट ईयर में भर्ती होने आया हूँ। ओहो, तब तो हम साथ ही हैं। मैं भी फर्स्ट ईयर में हूँ। शेखर को कुछ और विस्मय हुआ यह देखकर कि इस लड़के में जरा भी संकोच या घबराहट नहीं प्रकट होती। यद्यपि वह भी अब कभी कॉलेज में आ रहा है। बोला, यह तो अच्छी बात है। उस लड़के ने पूछा, आपने सारा बोर्डिंग देख लिया? कुछ परिचय प्राप्त किया? नहीं तो मैं कुछ भी नहीं जानता और थका भी हूँ। अच्छा, तब रहने दीजिए। आप चाहे तो मैं आपको मिला लाऊं। मैं प्राय सभी को जानता हूँ। शेखर ने चाहा पूछे कैसे, पर चुप ही रहा। फिर उसे विचार आया, बिना इसकी सहायता के मुझे शायद बहुत कठिनाई होगी। फिर यह भी कि मुझे कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। बोला, अगर आप कुछ ठहर कर चले तो मैं चलूंगा। आपको कष्ट तो होगा? मुझे स्वयं आपसे ही बात करने का अधिक मोह है, इसलिए कहता हूँ, और उसे ठहर कर मिल लेंगे। आपकी कृपा के लिए मैं कृतज्ञ हूँ, मिस्टर कुमार। नहीं नहीं, सो क्या? और तब मिस्टर कुमार क्यों कहते हैं? सहपाठियों में भी मिस्टर का वंदन लगा, तब तो मुश्किल है। केवल कुमार कहिए ना, सभी कहते हैं। शेखर ने कहा, अच्छा तो कुमार। फिर कुछ रुक कर बोला, आप पहले व्यक्ति हैं यहाँ जिसने मुझे शिष्टता का बर्ताव किया है। कुमार हंस दिया। शेखर का मन एक युवक के प्रति कृतज्ञता से भरता गया। एकाएक उसे लगा कि मद्रास में यदि वो यहाँ न होता तो शायद उसे कॉलेज छोड़कर भागना पड़ता। कुमार ने उससे बातें करने के सिवाय कुछ नहीं किया था। फिर भी जिस अवस्था में शेखर था उसमें उसे लगा कि उन बातों पर ही उसका सुख और जीवन निर्भर रहा था, और वही कुमार ने उसे दिया। थोड़ी ही देर में उसने पाया कि वह कुमार से अपने घर की बातें, अपने घर की पढ़ाई, अपना अकेलापन, अपनी व्यवस्था, सब कुछ कहा रहा था। उसके विश्वासी हृदय ने कुमार को अपना भाई मान लिया था। वह अकल्पनीय भाई जो उसे घर में नहीं मिला था। उसका स्थान बहिनें किस प्रकार भी नहीं भर सकती थी। कुमार ने शेखर का परिचय सबसे करा दिया और उसे साथ ले जाकर भोजन भी कराया, और फिर कमरे में लाकर जाते हुए वह यह वायदा ले गया कि जब भी किसी बात में शेखर को कुछ पूछने जाने की जरूरत होगी वह उसे बुलाएगा। शेखर ने वायदा करते हुए पूछा, आप जान पड़ते हैं यहाँ पहले भी रहते थे? हाँ, मैं पिछले साल भी यही था। फिर कुछ झेम सा कर
मेरा यह फर्स्ट ईयर में दूसरा साल है। अच्छा, आपकी आयु तो बहुत थोड़ी लगती है। मैं 16 वर्ष का हूँ। मैं 15 का। लेकिन मैं आपसे बड़ा लगता हूँ और कुछ हंसकर और मन भी नहीं मानता कि एक छोटा हूँ। अच्छी बात है, आज मैं आपसे बड़े भाई। आज आप आज से आप मेरे बड़े भाई रहे। क्यों मंजूर? कृतज्ञ शेखर कुछ बोल नहीं सका। उसने कुमार का हाथ पकड़कर धीरे से दबा लिया। कुमार चला गया। शेखर किवाड़ बंद करके अपनी चारपाई पर बैठ गया और सोचने लगा, इस अकारण वरदान के लिए वह किसके प्रति कृतज्ञ हो कि इतने बड़े मद्रास में पहले ही दिन बिना खोजे ही उसने अपना सखा पा लिया था। किस अज्ञाता अज्ञात शक्ति के प्रति। शेखर, सिनेमा चलोगे? शेखर ने कुछ विरक्त स्वर में कहा। क्या रोज रोज सिनेमा देखा देखा करे? अभी परसों तो गए थे। कुमार ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है और मेरी अवस्था ऐसी नहीं है कि बहुत बार जा सकूं, पर आज का फिल्म बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने सोचा कि शेखर को साथ लेकर कहकर उनसे उसने एक लंबी सांस ली। उस सांस के पीछे जो निराशा का भाव था वह शेखर के दिल में चुभ गया। उसे याद आया, कुमार ने एक दिन बताया था कि उसके माता पिता निर्धन है और वह मुश्किल से पढ़ाई का खर्च भर उनसे पाता है। पिछले वर्ष उसने तनिक भी मनोरंजन नहीं किया था, यहाँ तक कि चिंताओं के कारण ही उसकी पढ़ाई नहीं हुई और वह फेल हो गया। उसी दिन से शेखर के ने मन ही मन संकल्प कर लिया था कि जहाँ तक हो सकेगा वह कुमार को प्रसन्न रखेगा और उसे कम से कम आर्थिक कष्ट कोई नहीं होने देगा। आज एकाएक उस बात का ध्यान आ जाने से उसका हृदय पिघल गया। उसे लगा कि अपने सुख के लिए किसी पर निर्भर करना ही इतनी दयनीय अवस्था है कि बाहरी चोट के द्वारा उसकी याद दिलाना एक बिल्कुल अक्षम्य अपराध है। उसने जल्दी से कहा, तब अवश्य चलो कुमारी, और यह बात मेरे आगे मत कहा करो कि कुछ रुक कर मुझे बहुत दुख होता है। कुमार ने कहा, जो सच्ची बात है उसे करने में क्या हर्ज है, लेकिन तुम मना करते हो तो नहीं। कहता दोनों बार चल दिए। महीना भर हो चला। एक दिन शेखर के ने कुमार के कमरे में जाकर कहा, कुमार आज समुद्र पर चले। सिनेमा थिएटर रोज देख कर मैं तो उकता गया। कुमार ने कहा, अच्छा चलो। ट्राम में बैठकर दोनों चल पड़े। पहुंचकर वे पैदल चलने लगे। बस्ती से निकलकर वह एक निर्जन सी सड़क पर आ गए थे। संध्या होने लगी थी। पथ पर दोनों ओर लगे हुए वृक्षों की लंबी लंबी छायाएं पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि धूल के कारण असमतल उस पृथ्वी की कंचन मेखला पर चित्रकारी की हुई थी। भूमि की ओर देखता हुआ, एक हाथ में कुमार का हाथ थामे हुए, जाने क्या कुछ सोचता हुआ शेखर चुपचाप जा रहा था। कुमार बोलने की इच्छा से बार बार उसकी ओर देखता था, लेकिन उसकी मुद्रा देखकर चुप हो जाता। तो यहीं तक इसको पढ़ते। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में इसे कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।